नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा अध्याय है लहसा की ओर। इस यात्रा वृतांत के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा तथा लाहौर में हुई। घूमने फिरने का बचपन से ही शौक था। 1930 में जब वे श्रीलंका गए तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तभी से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। राहुल जी की पकड़ बहुत सी भाषाओं पर थी। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी, ये ऐसी कई भाषाओं के जानकार भी थे। इसी कारण उन्हें साहित्य जगत में महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने कई विधाओं में अपना लेखन जारी रखा, जैसे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध और अन्य भी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी जीवन यात्रा, ये 6 भागों में है, दर्शन, दिग्दर्शन, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। बच्चों, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ में बताया गया है कि जब तक कलिंगपोंग का रास्ता खुला नहीं था, तब तक चाहे नेपाल के लोग या भारत के लोग यदि तिब्बत की यात्रा करते थे तो यही मुख्य रास्ता था। इसी रास्ते से सभी वस्तुएं जाती थीं। ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए लेखक को रास्ते में बहुत सी चीनी चौकियां मिली। इन सभी चौकियों में कभी चीनी पलटने रहा करती थी और आजकल ये फौजी मकान, दुर्ग गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा कर लिया है। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में उन्होंने चाय पी। कुछ देर विश्राम के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान वहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में समझा। तब लेखक को पता चला कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं तो कुछ आराम भी है। वहाँ के समाज की कुछ अच्छी बातों की जानकारी भी उन्हें वहीं मिली। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती। घरों के द्वार अतिथियों के लिए बंद नहीं होते। अपरिचित होने पर भी खुले द्वार से घर के भीतर जाकर घर की मालकिन को अपनी चाय बनाने की सामग्री दे देनी होती है, फिर वो आपको चाय बनाकर दे देती है। और कहीं यदि यह शक हो, अतिथि को यदि शक हो कि स्वयं घर के भीतर वो जाकर क्यों ना देखे कि जो समूची सामग्री दी गई है या मक्खन दिया गया है वो उसकी चाय में पड़ी या नहीं, तो वो घर के भीतर रसोई तक स्वयं चला जाए, यह छूट भी है। और वहाँ वो अपने मन चाहे ढंग से चाय बनवा भी सकता है और बना भी सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ का समाज कितना उन्मुक्त है। लेखक फिर बताते हैं कि इस बार वे भिखमंगे के वेश में हैं, तो उन्हें थोंडला के गांव में उनके मित्र सुमति के साथ एक अच्छी जगह ठहरने के लिए मिल भी गई। लेकिन 5 साल बाद इसी रास्ते से जब दूसरी बार
भद्रवेश में घोड़ों पर सवार होकर गए थे तो उन्हें शक की निगाह से देखा गया और ठहरने के लिए एक सामान्य सी झोपड़ी मिल पाई थी। लेखक बताते हैं वहाँ तिब्बत। तो बच्चों, लेखक बताते हैं आगे कि वहाँ तिब्बत में उन दिनों हथियार का कानून नहीं था। गांव के भीतर यदि खून हो जाए तो खूनी को सज़ा हो भी जाती, पर बाहरी पहाड़ी सीमा में ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, डकैतों का बहुत ख़तरा है, वे लोगों को लूटते बाद में हैं, पहले जान से मारते हैं। इसलिए इस बार वे भिखमंगे के वेश में चल रहे हैं ताकि जान का खतरा जान पड़ने पर टोपी उतार भीख मांगने लगेंगे। इस प्रकार उनकी ये यात्रा अगले पड़ाव तक के लिए, जो पहाड़ पर करीब 16-17 मील की दूरी पर थी, उससे कहीं कम नहीं थी, घोड़ों पर चढ़कर ही दोनों ने पूरी की। तो बच्चों, आज हमने पाठ का पहला अंश समाप्त किया है। अगले भाग के साथ मैं अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।